नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग वेव्स एंड साउंड में। और अगला जो पॉइंट हमको स्टडी करना है दैट इज बीट्स फेनोमेना। ठीक है। अच्छा, बीट्स फेनोमेना में अब विजुलाइज करने के लिए मैंने वीडियो एक भेजा था, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। बोलो, एक वीडियो था जिसमें डॉपलर्स इफेक्ट, नहीं, एक वीडियो था जिसमें रेजोनेंस और बीट्स दो के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो बीट्स फिनोमेना है क्या? बीट्स फिनोमेना में होता क्या है कि दो साउंड सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत थोड़ा सा फर्क होगा, उन दोनों को अगर हम साथ में बजाते हैं, साथ में साउंड करते हैं दोनों को, तो जो हमको रिजल्टेंट साउंड सुनाई देता है, हमको ऐसा लगता है कि उस रिजल्टेंट साउंड की जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है, और बीच बीच में हमको लाउड साउंड सुनाई दे रहा है एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये जो अक्रेंस ऑफ लाउड साउंड है एट रेगुलर टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड बीट्स। बोलो, तो बीट्स, वो वीडियो तो देख लिया था ना? तो अब हमें उसमें ये है कि सर हाँ, वो जो ट्रेन वाला था वो हमको पल्ले ही नहीं पड़ा, वो क्या सेंस क्लियर कर रहा है? ट्रेन वाला डॉपलर्स इफेक्ट था कि ट्रेन जब तुम्हारे पास से गुजरती है तो साउंड में फर्क नजर आता है ना। अच्छा। मान लो तुम्हारी आंखों यस में पट्टी बांध दी जाए और पूछा जाए कि कब ट्रेन निकल रही है, बताओ जरा, तो बता लोगे कि नहीं बता लोगे, ये बताओ। यस यस, समझ गया। तो जो डिफरेंस है ना, वो जो डिफरेंस आया वो डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से आया। वो हमारा अगला हेडिंग है। उसके पहले वाला एक वीडियो था जिसमें दो ट्यूनिंग फॉर्क को वो साउंड करता है, तो उससे बीच में जो साउंड है वो हमको थोड़ा सा डिफरेंट सुनाई देता है। याद है, नहीं याद है? तो देखा था यस सर। लेकिन आधा समझ में आया था। डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था। फिर से सुन लो, हमें क्या है, कहाँ भेजा था? ज्यादा किस्सा हो गया क्या? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। देखो, इसमें जो लास्ट वाला पार्ट था, अब तुमको जो साउंड सुनाई दे रहा है, ध्यान से सुनो तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बीच बीच में बढ़ रही है? यस सर, वेरिएबल है। तो इसी को हम लोग बीट्स बोल रहे हैं सीधे सीधे। ऐसे दो सोर्सेज हमने साउंड किए हैं जिनके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस होने की वजह से जो रिजल्टेंट साउंड है वो हमको ऐसा लग रहा है बीच बीच में लाउड साउंड सुनाई दे रहा है। तो अब जरा इसमें समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। सर जो बोट जो हमारे पास दो थे, वो तो पहला वाला हाँ हमने बजाया था, फिर हाँ, दूसरे में हमने लगाया। अगर उसी को पहले में लगाते तो क्या ऐसा हमको इफेक्ट ना महसूस होता? सेम ही चीज होती। अगर दोनों में लगा देते तो फिर तो सेम फ्रीक्वेंसी हो जाती ना। हमको फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग करनी है। ये सर समझ गया, मतलब ये पहले में वेरिएबल नहीं था, दूसरे में वेरिएबल था। हाँ, पहले वाले केस में दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था, पहला जो एक्सपेरिमेंट था। यस सर। तो वो उसने बताया था एक तरह से फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला। फोर्स्ड ऑसिलेशन, जब सेम फ्रीक्वेंसी पे हम उसको वाइब्रेट करा रहे हैं तो दोनों वाइब्रेट होने लग रहे हैं। जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैचेस विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो दोनों साउंड करने लग रहे थे। ये था ना, मतलब एक पे फोर्स लगा रहे थे लेकिन साउंड दूसरा वाला कर रहा था बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। दूसरे एग्जांपल में उसने क्या किया कि एक ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर कुछ मास लगा दिया। मास लगाने से क्या होगा, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। अभी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा फर्क आ जाएगा। तब हमको सुनाई जो दे रहा था साउंड, उसमें बीच बीच में लाउड साउंड सुनाई दे रहा था, दैट इज नोन एज बीट्स। ठीक है। अब मेन काम पे आ जाओ, वो समझो। अब देखो, इसको समझने के लिए क्या करो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो केस हैं, दो सोर्सेज हैं। ठीक है। एक सोर्स टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा वन से चलना शुरू कर रहा है, और दूसरा सोर्स भी टी इक्वल टू जीरो पे शुरू हो रहा है, लेकिन ये ओमेगा टू पे शुरू कर रहा है। तो जरा बताओगे कि दोनों का इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है? क्यों भाई, दोनों का इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है?
तो इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों का 0 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये बताओ। अगर उनका इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो बताओगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या 2a हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो कि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 आई नॉट होगी। कब होगी ये होगी टी इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, यानी टी 0 पे जो सुपर पोजिशन हो रहा है उसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 आई नॉट आ रही है, विच इज मैक्सिमम। बट अब ये बताओ कि क्या कुछ देर के बाद हो सकता है इसका जो एंगल कवर्ड होगा कितना होगा, इसका एंगल कवर्ड होगा ω1t, और इसका एंगल कवर्ड कितना होगा, इसका एंगल कवर्ड होगा ω2t। तो क्या दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा ना? कितना फेज डिफरेंस आएगा बताइए? ω1 माइनस ω2t। ω2 बढ़ा लिया है हम लोगों ने, फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। तो यहां से लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई 12 इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1 इंटू टी। इसमें कोई डाउट बताओ? अब ये जो फेज डिफरेंस है, जब ये फेज डिफरेंस 0 से बढ़ना शुरू होगा तो तुम बताओगे कि इस ए और इस ए का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। शुरुआत में ये रिजल्टेंट 2a था, लेकिन जब इन दोनों ए के बीच का एंगल बढ़ेगा, क्यों भाई, इन दोनों ए के बीच का जो एंगल है यही वाला तो एंगल है फेज डिफरेंस। तो अगर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो इनके रिजल्टेंट के बारे में क्या बोलोगे? क्या इनका रिजल्टेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये जो रिजल्टेंट का चेंज होना है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं बीट्स फिनोमेना। तो जब जब ये मैक्सिमम हो रहा है उसको हम लोग बीट्स बोल रहे हैं। बीट्स किसको बोल रहे हैं? जब जब ये मैक्सिमम हो रहा है। तो क्या बार बार मैक्सिमम होगा? क्यों भाई, बार बार मैक्सिमम होगा ये। तो हम लोग यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, नीचे लिखना है इसमें फिर डायग्राम बना के कि फेज डिफरेंस वेरीज, फेज डिफरेंस between two waves varies with time, hence resultant intensity also varies। ठीक है, अब हम लोग इसमें बीट्स में प्रॉपर अगर लिखें, बीट्स में हम लोग ये बोलते हैं when two waves traveling in same direction, when two waves traveling in same direction having slightly different frequencies superimpose at a point, then resultant intensity varies periodically। ठीक है, और आगे हम लोग लिखेंगे the occurrence of loud sound at regular time interval is called beats। The occurrence of loud sound at regular time interval is called beats। देखो ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं, ठीक है ना, वेव 1
एंड वेव 2, नोट कर लो, वेव 1 एंड वेव 2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मैथमेटिक्स पार्ट है, हालांकि हमारा काम अब इतने से चल जाएगा, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं मैथमेटिकली। तो अगर हम दोनों वेव्स का इक्वेशन लिखें तो देखो, इक्वेशन ऑफ वेव में हम वेव को क्या प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी वन इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा वन इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब देखो, हमने ओमेगा वन ओमेगा टू अलग अलग रखा है दोनों वेव्स का, लेकिन दोनों वेव्स के लिए वी सेम रहेगा। बताओगे क्यों सेम रहेगा? दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन दोनों वेव्स का वी सेम है। देखो तो यहां से अगर हम इनका डेल्टा पी रिजल्टेंट निकालेंगे तो डेल्टा पी रिजल्टेंट का मतलब होगा डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू। तो ये जो फंक्शन आएगा, देखो ध्यान से, ये फंक्शन आएगा टू डेल्टा पी नॉट। ठीक है, और पहला वाला फंक्शन लिखेंगे कॉस ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी, और दूसरा फंक्शन बनेगा साइन ऑफ, नहीं पहला वाला बनेगा ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, और दूसरा बनेगा साइन ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी। तो देखो, टी का फंक्शन है बेसिकली वो, एक्स तो वहां कुछ भी रख दो, एक्स की वैल्यू 0 रख दो, उससे क्या है। तो ये जो पहला वाला टर्म निकल के आता है, ये वाला जो ओमेगा का टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा एम्पलीट्यूड, और इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा एवरेज। ओमेगा एवरेज इसलिए, अब देखो हो क्या रहा है एक्चुअली यहां पे, एक डायग्राम है मेरे पास, ये है, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है वो ये है तुम्हारे सामने। देखो, डेल्टा पी वन पहली वाली वेव है, डेल्टा पी टू दूसरी वाली वेव है। दूसरी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो पहली वेव से थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो जब इन दोनों का सुपर पोजिशन हो रहा है तो उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो नीचे बना हुआ है। ये जो वेव है, दिस इज डेल्टा पी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू। ठीक है ना, डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू। तो देखो ध्यान से, एक फ्रीक्वेंसी जो थोड़ी सी हायर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये वाली, तो ये हायर वैल्यू, ये वाली वैल्यू है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसका वो वेव है एक्चुअली, लेकिन उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, तुम देखो वो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, हो रहा है ना। तो एम्पलीट्यूड का जो अकरेंस है लाउड साउंड का, वो बनता है बीट्स। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर हमें कभी लिखना पड़े तो ये डिस्टेंस बनेगा, दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, और कोई भी दो मैक्सिमा जो होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा एवरेज, क्योंकि तुम ध्यान से देख सकते हो ओमेगा एवरेज जो है वो बड़ा है, ओमेगा एम्पलीट्यूड जो है वो कम है। तो हमें तो चाहिए था कि एम्पलीट्यूड किससे वेरी कर रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, ये वैल्यू तो यहीं लिख दो, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू। अब नीचे हमको ध्यान क्या क्या रखना है, इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो हमें ध्यान रखनी है फ्रीक्वेंसी एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव या रिजल्टेंट साउंड वेरीज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ओमेगा एम्पलीट्यूड, एंड ओमेगा एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो है ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू। तो इसको हम लोग न्यू एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे
तो इसको लिखेंगे ν1 माइनस ν2 बाई 2। तो ये तो वो फ्रीक्वेंसी है जिससे एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड तो चाहे +2a बने या एम्पलीट्यूड -2a बने, क्या दोनों ही सिचुएशन में इंटेंसिटी तो मैक्सिमम होगी ना। तो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो उससे डबल होगा। तो फ्रीक्वेंसी एट विच रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेरीज, फ्रीक्वेंसी एट विच रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेरीज, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। एंड बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी एम्पलीट्यूड वाली वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी उससे ट्वाइस आएगी। तो इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ν1 माइनस ν2। मॉड हमने इसलिए लगा दिया है क्योंकि हमको मालूम नहीं है सपोज कि ν1 ν2 में से कौन बड़ा है, तो जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंसी। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अल्टीमेटली देखो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं या आगे आने वाले हैं उसके लिए तो तुम्हें बस इतनी सी बात ही याद रखनी है बस कि व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ बोथ दी साउंड वेव्स सिंपली। सर जो रिजल्टेंट वेव आई है हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एवरेज। वेव का फ्रीक्वेंसी वो है जिससे ये वेव ऑसिलेट हो रहा है। देखो ध्यान से, ये फ्रीक्वेंसी वेव का है, लेकिन Yes, उस sir. वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी वेरी कर रहा है। तो जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है ना वो बीट्स कहलाएगा। क्यों भाई, ये तुमने सिमिलर टाइप देखा होगा उसमें मॉड्यूलेशन में पढ़ा है, कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन चैप्टर में मॉड्यूलेशन पढ़ा है ना। तो मॉड्यूलेशन में यही करते हैं कि एक वेव में हम दूसरी वेव इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यही होता है कि हम कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है हाई रहता है और उस कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हम किसी और वेव के हिसाब से वेरी करते हैं। तो ये वाली जो वेव बन जाती है इट बिकम्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है सर जो ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट और काम आएंगे तो वो और लिख लो नीचे नोट करके। फर्स्ट पॉइंट में, अच्छा पहला पॉइंट तो यही है कि बीट्स हमको ऑडिबल कब होंगे। तो इसमें लिखना बीट्स आर ऑडिबल टू अस ओनली इफ beat frequency is less than 16 hertz. Beats are audible to us only if beat frequency is less than 16 hertz. ऐसा इसलिए लिखा है अगर बीट्स 16 बीट्स से ज्यादा पर सेकंड प्रोड्यूस होंगी तो हमारा कान जो है उसको डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा कि कब साउंड लो हुआ कब साउंड हाई हुआ। मतलब साउंड का जो लो और हाई होना है उसका जो वेरिएशन है, अगर बहुत फास्ट वेरिएशन हुआ, बहुत जल्दी जल्दी साउंड हाई लो हो रहा है तो हमारा कान उसको परसीव नहीं कर पाएगा इफ इट इज मोर देन 16 हर्ट्ज। काउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे, मोर देन 16 होगा मतलब एक सेकंड में 16 टाइम्स होगा तब तक हम सुन सकते हैं। उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसके बाद हमको लगेगा एक जैसा साउंड है, सेम एम्पलीट्यूड का है। परसिस्टेंस ऑफ विजन की तरह। हाँ, सेकेंड पॉइंट में द phenomena can be used to find frequency of an unknown source by sounding it together with a known frequency source.
मतलब एक अननोन फ्रीक्वेंसी है और एक नोन फ्रीक्वेंसी है, तो वो अननोन वाली फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। अगर अननोन वाले को नोन वाले के साथ में साउंड करें, बस ये है कि दोनों में डिफरेंस कम होना चाहिए, तो हम उन दोनों के बीच में बीट सुन लेंगे, कितने बीट सुनाई दे रहे हैं, मान लो 10 बीट सुनाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यूज में 10 का डिफरेंस होगा, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अननोन वाली क्या होगी। ठीक है ना? यस। देखो इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, करो। इस केस में सीधे सीधे बता सकते हैं कि वो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो 474 और 482 दोनों के साथ 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि दोनों से 4 का डिफरेंस है उसका, तो इसका मतलब 478 हो गई। इसमें तो कुछ कैलकुलेट करना भी नहीं वैसे भी, क्यों भाई? कर लिया ना डायरेक्ट। और देखो नेक्स्ट, देखो देखो इसमें कह रहा है टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड। इसका मतलब ए और बी में 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है, ठीक है। अब कह रहा है फॉर्क ए इज इन यूनिसन विद 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, वायर बी इज इन यूनिसन विद 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सेम वायर एट द सेम टेंशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम न्यू ए को लिख सकते हैं 1/2L1 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और न्यू बी को लिख सकते हैं 1/2L2 इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। क्यों भाई? तो अब ये बताओ कि न्यू ए और न्यू बी में कौन बड़ा होगा? हाँ, L1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है और L2 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो क्या न्यू बी बड़ा होगा? तो यहां से आ जाएगा कि न्यू बी माइनस न्यू ए, ये वैल्यू 4 हर्ट्ज के इक्वल है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन तुम यहाँ से डिवाइड करके निकाल लो। न्यू ए अपॉन न्यू बी क्या होगा? ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से न्यू ए अपॉन न्यू बी कर दें तो क्या L2 अपॉन L1 हो जाएगा? तो 25/30 यानी कि 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ से निकालो कितना आता है, न्यू ए कितना आएगा और न्यू बी कितना आएगा। क्यों भाई, कितना आता है? 24 और 20? यस सर। 20 हर्ट्ज एंड 24 हर्ट्ज। कर लिया सभी ने या नहीं, बताओ? आ गया सर। क्लियर है ना? और देखो ये देखो एक आईआईटी का ही क्वेश्चन है, देख लो। ये नोट कर लिया है, बताओ? देखो नेक्स्ट, देखो कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है
के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, तो दोनों का के भी अलग अलग दिया है, ओमेगा भी अलग अलग दिया है, लेकिन ओमेगा अपॉन के की वैल्यू सेम है। ओमेगा 1 कितना है? ओमेगा 1 की वैल्यू है 100 पाई और ओमेगा 2 की वैल्यू है 92 पाई। तो यहाँ से तुम्हें न्यू 1 मिलेगा 50 हर्ट्ज और यहाँ से न्यू 2 मिलेगा 46 हर्ट्ज। क्यों भाई? तो 25th क्वेश्चन पहला वाला तो क्वेश्चन हो जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी बन जाएगा न्यू 1 माइनस न्यू 2, तो ये आ जाएगा 4 हर्ट्ज। ठीक है। फिर कह रहा है वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी किसी का भी निकाल दो। वेव वेलोसिटी होता है ओमेगा 1 अपॉन k1 कर दो, या फिर ओमेगा 2 अपॉन k2 कर दो, एक ही बात है। तो ओमेगा 1 अपॉन k1 करेंगे तो 100 पाई अपॉन 0.5 पाई करेंगे, तो ये 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और फिर थर्ड में कह रहा है एट x इक्वल टू 0। तो जरा थर्ड वाला क्वेश्चन देखना, अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो y1 क्या होगा? y1 होगा a cos 100 पाई t, और y2 क्या होगा? y2 होगा a cos 96 पाई t। तो हमें ये पता करना है कि y1 प्लस y2 जो फंक्शन है, तो y1 प्लस 92 जरा निकालो क्या आएगा। cos c प्लस cos d करेंगे तो क्या आएगा? 92 होगा वहां पर। 92। हाँ, cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, तो कितना आएगा? 96 पाई t एंड इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो इंटू cos 4 पाई t। ये आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन जीरो हो, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जीरो होगा, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए, दोनों में से कोई भी जीरो हो जाए तो ये फंक्शन जीरो होगा। अब देखो 96 पाई टी जीरो कब होगा, तो इसकी जनरल वैल्यू क्या लिखेंगे? तो ऐसे लिख सकते हैं इट इज 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2। हाँ, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 अपॉन 192। तो n की वैल्यू जरा चेंज करते जाओ, तो अगर हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 192, देखना ध्यान से, फिर 3 अपॉन 192, फिर इसी तरह से 5 अपॉन 192, और लेस देन 1 सेकेंड तक रहना है, तो ये आएगा 191 अपॉन 192। इतनी वैल्यूज होंगी जिसपे ये कॉस का पहला वाला फंक्शन जीरो होगा। इसी तरह से दूसरे फंक्शन के लिए अगर करें तो हम लोग लिखेंगे 4 पाई टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, तो t की वैल्यू आएगी 1/8, 3/8, 5/8 और 7/8, क्योंकि हमको 1 सेकेंड से कम रहना है। तो बताओगे जरा ये कितने टर्म्स आएंगे? ये आएंगे 96 टर्म्स, हैं या नहीं बताओ? और ये आएंगे 4 टर्म्स। ऐसा तो नहीं कि कॉमन हो, ये और चेक कर लो, कॉमन तो नहीं बैठेगा ना? कॉमन तो नहीं बैठेगा ना? तो टोटल कितनी बार जीरो हो गया? 100 टाइम्स हो जाएगा आंसर। अब इसका सी पार्ट अगर तुम देखो ध्यान से तो तुम्हें लगेगा मैथ ज़्यादा है इसमें, फिजिक्स कहाँ थी? क्यों भाई? बताइए, कोई डाउट या क्लियर? समझ गए सर। ठीक है। और एक अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो बीट्स पे सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, जो थोड़े अच्छे आए वो मैं करा देता हूँ। एक ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में, काफ़ी पहले पुराना है, देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है, अगर हम इसको ओमेगा ही कंसीडर करें तो ओमेगा कंसीडर करने का मतलब है कि दिस विल बी इक्वल टू
2 पाई न्यू1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई न्यू2। तो इस हिसाब से जो आंसर आएंगे, एक आंसर इसका आना चाहिए 6.28 10⁻³ सेकेंड्स ए पार्ट का, और बी पार्ट का आना चाहिए 3.14 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो बस। अब देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 दिया हुआ है, तो अगर हम न्यू1 माइनस न्यू2 निकालें यहाँ से, तो न्यू1 माइनस न्यू2 की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ अपॉन 2 पाई। तो क्या यही बीट फ्रीक्वेंसी होगी? तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंट्स। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंट बनेगा 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। बताओ ए पार्ट क्लियर है? बोलो क्यों भाई, ये पार्ट क्लियर है? अब वो ये कह रहा है कि अगर वो जो डिटेक्टर है वो सिग्नल डिटेक्ट वो तभी कर पाएगा जब इंटेंसिटी 2a² से ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी 2a² से ज्यादा हो का मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, क्या बोल सकते हैं कि वो √2a से ज्यादा हो? यस सर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला है? ये होता है a² प्लस a² प्लस 2a² cos डेल्टा फाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2a²। क्यों भाई? तो यहां से आएगा cos डेल्टा फाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से डेल्टा फाई क्या होना चाहिए? डेल्टा फाई ऐसे बोल सकते हैं कि ये -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। बताओ। सर तो ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे सर्कल को अगर हम एक पूरा टाइम ले लें, 1 पीरियड, तो ऐसे बोल सकते हैं कि आधे सर्कल में ऐसा होगा। क्यों भाई? हेंस जो डेल्टा टी डैश होगा वो डेल्टा t/2 हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये आ जाएगा π/10 बी पार्ट बताओ, बी पार्ट हो सकता है नहीं समझ में आया हो। तो एक बार समझा दीजिए फिर से। कौन सा स्टेप बताओ ना। फिर ये मतलब नहीं आया सर, सेकंड वाला बात समझ में नहीं आया। कि जैसे दो सोर्स हैं, ये सर्कल बनाओ बस, समझ में आएगा। थोड़ा सोचोगे अपने दिमाग से तो आएगा। मैंने जो लिखा है वो मत देखो। सोचना तुमको ये है कि एक सोर्स है जो ओमेगा 1 से चल रहा है और एक सोर्स है जो ओमेगा 2 से चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल 0 से पाई के बीच में रहे। कितने टाइम के लिए ऐसा होगा? अगर ये एंगल 0 से पाई है, मतलब ऐसे बोल लो कि -π/2 से π/2 है, तब तक वो एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट आएगा वो √2a से ज्यादा आएगा। मतलब हम ये चाहते हैं कि दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है उनका रिजल्टेंट a√2 से ज्यादा हो। तो ये रिजल्टेंट a√2 से ज्यादा तब आएगा जब इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो। क्यों भाई? तो दो के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होने के लिए टोटल दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? तो एक मान लो π/2 आगे हो जाए। मतलब जब ऐसे समझ लो कि जब ये 1 यहां पहुंचेगा और 2 यहां होगा इस सिचुएशन तक, और फिर क्या होगा, 1 आगे घूम जाएगा और फिर इस सिचुएशन में ऐसा होने लगेगा, जब 1 यहां आ जाएगा 2 यहां हो जाएगा, तो फिर ये एंगल कम होने लगेगा। तो एक तरह से इस सिचुएशन में यहां से लेकर आधा सर्कल कवर हो रहा है वो। ये है मेरा पॉइंट। यस सर। या ऐसे समझ लो कि जैसे ये जो फाई लिखा हुआ है मैथमेटिकली कि -π/2 से π/2 होना चाहिए, और टोटल कितना होता है? तो टोटल होता है -π से +π। तो -π से +π में से -π/2 से π/2 अगर हटाएंगे तो कितना फ्रैक्शन हुआ? हाफ हुआ कि नहीं हुआ? हाफ। तो बस वहां से डायरेक्ट आ गया, हाफ हो गया। ठीक है, यस सर।
तो मतलब वो आधे टाइम पीरियड में रीडिंग नहीं देगा डिटेक्टर? हाँ, आधे टाइम पीरियड तक वो 0 रहेगा, फिर आधे टाइम के लिए वो ऑन रहेगा। ठीक है, तो बीट्स में इतना ही Yes, है, sir. इसमें डॉपलर्स इफेक्ट और है।